जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही है। अंजलि गुड मॉर्निंग बहन, शुभ प्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहते हो आपको मिलती रहे। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। और फिलअप फॉर्म पर बैच स्टार्ट है, दिसंबर बैच। इसके अंदर आपको फीस अगर मैं बात करूं तो आपको 1999 पे करनी होती है पेपर फर्स्ट की, ओनली पेपर सेकंड की भी 1999। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 2999 आपको पे करना होता है। आप कोड यूज कीजिए VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है फिलअप फॉर्म के हर बैच पर। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस रहती है, MCQ आपके रहते हैं, नोट्स आपको रहते हैं, मिलते हैं, फुल नोट्स आपके लिए इसमें रहते हैं, डाउट क्लासेस आपकी होती है। ठीक है, तो जुड़ जाइए एक बार, क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। पंडित गुड मॉर्निंग। तो हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। हम फिरोजा तुगलक को पढ़ रहे हैं। फिरोजा तुगलक ने अशोक की दो लाटों को, अशोक के जो दो स्तंभ है उनको क्या किया था, एक तो मेरठ से दिल्ली लेकर गया था, एक टोपरा हरियाणा से दिल्ली लेकर गया था। अशोक के स्तंभों को स्थानांतरण अफीफ ने अपनी तारीख फिरोजशाही में दो लाटों के वर्णन किया है। चंपा गुड मॉर्निंग बहन। जो अद्यतन यानी वास्तविक रूप से मौर्य सम्राट के टोपरा स्तंभ लेख है और मेरठ स्तंभ लेख है। टोपरा स्तंभ लेख टोपरा कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर? अंबाला। जी परमदीप, ठीक है बहन। ठीक है, कहां पर है टोपरा? अम्बाड़ा में है। यहाँ से इसको लेकर गए थे अफीफ, इसकी बातें कि इसके सैन्य अभियान के दौरान लेकर गए, देखा किसके दौरान? सैन्य अभियानों के दौरान इनको देखा था। उपनाम इसके कुछ ज्यादा ही है, आप उपनाम से इसको देख लो। उपनाम स्वर्ण स्तंभ, मीनार ए। सुमित्रा गुड मॉर्निंग बहन। जरीन, दिल्ली शिवालिक लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, बड़ी लाट, भीमसेन की लाट, भीमसेन की लाट, ये इसके उपनाम हुए। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, इसके उपनाम है स्वर्ण स्तंभ इसको कहा जाता है, मीनार जरीन इसको कहा जाता है, दिल्ली शिवालिक लाट इसको कहा जाता है, बड़ी लाट इसको कहा जाता है, और भीमसेन की लाट इसको कहा जाता है। स्वर्ण स्तंभ है तो सुनहरी लाट इसको कहा जाता है। सुनहरी लाट भी से कहा जाता है। इसकी स्टोरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अफीफ ने इसका फिरोज से तारीख फिरोज शाही में इसका किस प्रकार वर्णन किया है कि 42 पहियों वाली गाड़ी मंगवाई गई थी, उसके अंदर इसको लिटाया गया, लिटाकर सरकंडों के अंदर इसको बांधा, सरकंडों के जो खोल थे
उनके अंदर इसको बांधा गया ताकि इसकी कोई हानि ना पहुंचे। अलग अलग तरीके से इसको यमुना नदी तक लेकर गए। यमुना नदी में 2000 और 5000 मन जो वजन उठाने वाली नाव थी उनको आपस में बांधा गया, और फिर उसी के रास्ते यानी यमुना नदी के रास्ते इसे टोपरा अम्बाड़ा से दिल्ली लाया गया था। और दिल्ली आधुनिक फिरोजशाह कोटला में से फिरोजाबाद में स्थापित किया गया था। 37 फीट की इसकी हाइट है। कितनी है? 37 फीट की इसकी हाइट। अरे साउंड कम आ रहा है क्या? 1 मिनट। आप बताइए, साउंड के बारे में कमेंट कीजिए एक बार। मैंने ध्यान ही नहीं किया था, जुमाई को लगा ही होने थे, इनपुट ही नहीं थे। कमेंट कीजिए एक बार साउंड के बारे में। हम्म, तो प्रतिदिन इसे आधा गज सीधा किया जाता था। ठीक है, जब इसे फिरोजा कोटला में स्थापित किया जा रहा था तो इसको प्रतिदिन आधा गज ही सीधा किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, मेरठ लाट बच गया ना, मेरठ लाट को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मेरठ स्तंभ लेख। छोटी लाठी से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? छोटी लाठी से कहा जाता है फिरोजा के कुश के शिकार में स्थापित है, यानी शिकार महल में स्थापित है भैया, शिकार महल है ये। महल में स्थापित किया गया है। ये 5 भागों में टूटी हुई है, 5 भागों में टूटी हुई है, और इसे छोटी लाट कहा जाता है। लिखिए क्या, छोटी लाट कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 33 फीट की है। इतिहासकार इनके इसके मदरसों की, फिरोजा तुगलक के मदरसों की अलग अलग संख्या देते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि इसने विद्यालयों की स्थापना की थी। विद्यालय विद्यालय मदरसे का ही रूप होता है भाई, ठीक है, विद्यालय कहते हैं मदरसे का ही रूप होता है। मदरसे के अंदर एक मदरसा है, मदरसा ए फिरोज शाही, जो सबसे प्रसिद्ध है। अच्छा, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, वर्तमान स्थिति को बताते हुए, भारत का जो वर्तमान एरिया है उसके रिगार्डिंग बताते हुए तक्ष
बिल्कुल। देखो, अगर आपसे पूछे विश्व का, तो विश्व का भी प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन है। ठीक है। अगर पूछे केवल भारत का वर्तमान स्थिति देकर पूछे कि वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय आ जाएगा। ठीक है, नालंदा। अदरवाइज आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है, जिसके अंदर चरक चरक साहित्य जिसने रची वो यहाँ पर था। पढ़ने यहीं पर था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, वो यहीं पर पढ़े। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युगीन जयसिंह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसने नक्षत्रों की स्थापना करवाई थी। उसने फिरोजाबाद दिल्ली में नक्षत्रशाला बनाई थी। स्वयं समय को सूचित उपकरणों का प्रयोग किया था। इसने क्या किया था? नक्षत्रशाला बुलवाई थी भाई। नक्षत्रशाला यानी ग्रहों की, जो नक्षत्रों के बारे में हमें जिक्र कहते हैं, उनके बारे में इसकी जानकारी दी थी। ताश घड़ियाल इसने स्थापित करवाया था। ताश घड़ियाल एक जल घड़ी थी भाई। जल घड़ी की स्थापना करवाई थी। ठीक है। ताश घड़ियाल एक जल घड़ी की स्थापना करवाई थी। और इसमें होता क्या है? एक प्याला होता है, और प्याले के अंदर एक छेद कर दिया जाता है, और उसे पानी में भरे एक बर्तन में छोड़ दिया जाता है। उसको, बर्तन को मान लीजिए जैसे एक इसके अंदर छेद है, और इसको यहाँ पर पानी भरा हुआ है इस बाल्टी के अंदर, तो इसके अंदर छेद छोड़ देंगे। जब ये पूरा पानी से भरकर डूब जाएगा, तो मानते हैं कि 24 मिनट, एक घड़ी बीत गई। एक घड़ी किसके बराबर रखी है इन्होंने? 24 मिनट के बराबर रखी। तभी क्या करता है? एक सैनिक जाता है और घंटी बजाकर आता है, जिससे सूचित हो जाते हैं। इस घड़ी के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट आ जाता था भाई, तो उस डिफॉल्ट को दूर करने के लिए इनके पास थी सूर्य घड़ी। ठीक है। सूर्य घड़ी प्राचीन घड़ियों में से एक है। आज आज भी हमारे जो दादा परदादा है ना, वो आज भी सूर्य की परछाई देकर हमें बता देते हैं कि कितना समय है। और इस सूर्य घड़ी को स्वर्ण मीनार के पास लटकाया था। ठीक है। और क्या भाई इनके बारे में? फतुहात है फिरोज शाह, इसकी स्वयं की आत्मकथा है। संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करवाया था। और हिंदू धर्म ग्रंथों को बेहतर समझने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के द्वारा भी की गई थी। लेकिन आप ऑप्शन चेक करोगे, अगर ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक और अकबर दोनों हैं, तो आप फिरोज शाह तुगलक के ऊपर जाओगे, क्योंकि सबसे पहले तो इसने किया था ना। अगर आपसे पूछे कि मुगल काल के अंदर अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, तब आप अकबर। अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत काल के अंदर अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछे कि अनुवाद विभाग की स्थापना प्रथम किसने करवाई थी, तब भी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फीके फिरोज शाही के नाम से इस्लामी कानूनों का संग्रह करवाया था।
एक दर्शन व नक्षत्र विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, दयालत ए फिरोज शाही। ठीक है, इसकी रचना इसी किस्म में हुई थी। अगर आपको इसकी रचना पूछे तो खालिद खान। रचना है बहन परमदीप, यहां पर लिख देता हूं मैं, दलियात ए फिरोज शाही। ठीक है, ये रचना है खालिद खानी ने इसकी रचना की थी, और ये दर्शन व नक्षत्रों पर आधारित है। संस्कृत ग्रंथों का सबसे पहले अनुवाद फारसी भाषा के अंदर फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और फिक ए फिरोज शाही के नाम से ये एक इस्लामी ग्रंथ है, जो कानूनों का संग्रह है। इसमें इस्लामी कानूनों का संग्रह है, क्या है, फिक ए फिरोज शाही के नाम से। और इसके अंदर जो कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था, उसके बाद जामा मस्जिद, जो जमी मस्जिद है, उस जमी मस्जिद के ऊपर इनको लिखवाया था। जमी मस्जिद के ऊपर लिखवाया था इनको बाद में। ठीक है, और जमी मस्जिद फिरोजाबाद की, ठीक है, फिरोजाबाद की। क्लियर है। फिरोज शाह तुगलक इज आल्सो नोन एज द सुल्तानत युगीन जयसिंह। ही बिल्ट प्लेनेटेरियम इन फिरोजाबाद, दिल्ली, एंड यूज्ड टाइम इन्फॉर्म्ड एंड इंस्ट्रूमेंट्स। और सवाई जयसिंह ने भाई जो आपके जयसिंह के द्वारा जो आपके जंतर मंत्र हैं, इनका निर्माण करवाया गया था, जो सूर्य ग्रहण का अच्छे से बताते हैं। अभी तक भी, आज तक भी वो वर्किंग कर रहे हैं कुछ। ठीक है, जो जंतर मंत्र आज भी वर्क कर रहा है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में एग्जैक्ट बता देता है। अमीर सेना अमीर व सेना व भ्रष्टाचार शासन की शुरुआत से फिरोज शाह अमीरों सहित सभी वर्गों को संतुष्ट करना चाहता था। वह एक 27 एवं शक्तिशाली अमीर वर्ग की स्थापना करना चाहता था। फिरोज ने उन अमीरों को प्रसन्न करने का प्रयास किया था जो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति वफादार थे, लेकिन उसे मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत विदेशियों से कोई लगाव नहीं था। यानी वह गैर जो विदेशी थे, उनसे कोई ज्यादा लगाव नहीं रखते थे। Firoza wanted to satisfy all classes, including nobles. From the beginning of the ruler, Firoza wanted to establish permanent and powerful nobles class. Firoz tried to please the nobles who were loyal and Muhammad bin Tughlaq, but he had no attachment to foreigners, unlike Muhammad bin Tughlaq. धार्मिक नीति। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने इस्लामी कानून में उलमाओं वर्ग को राज्य में प्रधानता दी। जाति व कट्टर सुन्नी मुसलमान था। धार्मिक कट्टरता को उसने राजनीति का विषय बनाया था। रिलीजियस पॉलिसी, फिरोज शाह तुगलक was the first sultan of Delhi Sultanate who made Islamic law and ulema classes the main caste of and censured Sunni Muslim in the state, and he made religious bigotry a subject of politics. अब देखो भाई, वो कैसे कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। 712 ईस्वी में कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था?
मसूद लेकर आया था। अरे मसूद था ना, हाँ। कमेंट कीजिए एक बार। जजिया कर सबसे पहले, हाँ मसूद लेकर आया था 712 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक है, 711-12 ईस्वी का मसूद लेकर आया था। बाबर फिरोज तुगलक ने से क्या किया, सभी ब्राह्मणों पर लगाने का काम किया था। बड़े स्तर पर अगर आपसे पूछे, बड़े स्तर पर लगाने का काम किसने किया था, फिरोज तुगलक ने किया था। उसके बाद अकबर ने इसे बंद करवा दिया। शुरू किसने करवाया, औरंगजेब ने। पूर्ण रूप से बंद किसने करवाया, एम रंगीला ने। 1719-20 की बात है, ठीक है। 1719-20 में इसे पूर्ण रूप से बंद करवा दिया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। एक गैर धार्मिक अर्थ था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। फिरोज वाज द फर्स्ट सुल्तान टू दिल्ली सल्तनत इम्पोज्ड जजिया ऑफ ब्राह्मण्स। सिया मत के नेताओं को मृत्यु दंड दिया था। सिया मत के जो नेता थे उनको क्या दे दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था। डेथ सेंटेंस ऑफ द लीडर ऑफ द सिया मत। फिरोज तुगलक मिस्र के आबासी खलीफा के प्रति विशेष सम्मान रखता था। स्वयं को खलीफा का नायब घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसे सैयद उस सलातीन की उपाधि प्रदान की थी। सैयद उल सलातीन की उपाधि इसको दी गई थी। फिरोज दावा करता था कि उसे पैगंबर मोहम्मद के पांव की छाप उपहार में प्राप्त हुई रहती है। ठीक है, फिरोज तुगलक क्या दावा करता था कि पैगंबर मोहम्मद के पांव की छाप उसे उपहार में मिली है। Firoz Tughlaq had a special affinity for the Abbasi Khalifa of Egypt. He was the first Sultan of Delhi Sultanate to declare himself as the Khalifa. As a deputy, he was given the title of Sayyid us-Salatin. Have been receiving. फिरोज शाह की सेना, फिरोज शाह तुगलक की सेना की अगर मैं बात करूं तो फिरोज शाह के सैन्य अभियानों में फिरोज शाह तुगलक जिसमें थट्टा में बैठा था तो सल्तनत की संकटपूर्ण स्थिति में थी। दक्षिण लगभग सल्तनत के दायरे से बाहर जा चुका था। गुजरात में विद्रोह हो चुका था और बंगाल में भी एक विद्रोह एक बार स्वतंत्र हो चुका था। इसके जो विजय अभियान है भाई, जाजनगर विजय अभियान हम कर चुके हैं। बंगाल विजय अभियान मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, ये लगभग लगभग सिंध के एरिया के आसपास लगा था भाई, पूरे भारत पर नहीं लगा था, सिंध के आसपास के एरिया के अंदर है। हाँ, पूरे भारत पर एकदम नहीं लगा था, क्योंकि मसूद जब आएगा 712 ईस्वी के अंदर, तो वो सिंध के जो राजा दाहिर होंगे उनकी पत्नी होंगी, राजा दाहिर पर आक्रमण करेगा, उनको हराएगा और उसके आसपास के जो इलाके होंगे उसके ऊपर वो टैक्स को लगाएगा। ठीक है, एक दिन रखेंगे मोहम्मद गजनवी का भी, एक दिन आपको मोहम्मद गजनवी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हालांकि गजनवी से जो क्वेश्चन की जो उम्मीदें रहती हैं वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि पिछले 3 एग्जाम हो चुके हैं, पिछले 3 एग्जामों में उससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे अभी तक। फिर भी एमसीक्यू की जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, आप घबराइए मत। आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपने मोहम्मद गजनवी नहीं पढ़ा, आपको ऐसा फील होगा कि आपने मोहम्मद गजनवी पढ़ा है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। पूरे एक दिन पूरा एक सिलेबस के जो एमसीक्यू होंगे, मैं महमूद गजनवी के जितने भी एमसीक्यू होंगे उनसे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आप ये मत सोचिए कि हमारा कुछ बचता है, कुछ नहीं बचा आपका, और ना ही मैं बचने दूंगा पेपर तक। मान लीजिए अगर मोहम्मद गजनवी हमको पढ़ना है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, 15 लगभग 15 से 16 क्वेश्चन काफी हो जाएंगे इनके लिए। भाई टेस्ट को एक बार रोक दो, ठीक है, टेस्ट को एक बार रोक दो, और टेस्ट से पहले अपने
सिलेबस के ऊपर ध्यान दो, जितना हो सकता है अभी रिवीजन शुरू कर लो, ठीक है। टेस्ट को जल्दी ही मैं एक आपके लिए एमसीक्यू की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जल्द ही, तो उनसे मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा फोकस अपने सिलेबस के ऊपर रखो, एग्जाम आपका आ चुका है, क्योंकि 6 दिसंबर कुछ ज्यादा दूर नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, सभी एमसीक्यू भी साथ में ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं साथ में करवा दूंगा इनको। तो जाजनगर को हम पढ़ चुके थे, बंगाल अभियान था इसका, उसको पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पढ़ाया ना मैंने इनको, वही चीजें रिपीट करूंगा तो इसका फायदा क्या रहेगा। ठीक है, नगरकोट के अभियान हम इसको कर चुके हैं, और ठट्टा सिंध का अभियान था इसका 1336 से लेकर 1365 से 1367 तक का, वो भी हम कर चुके हैं। तो गुजरात का एक अभियान, गुजरात के अंदर क्या होता है, विद्रोह हो जाता है, उस गुजरात का इसको दमन भी कर दिया था, ठीक है। विद्रोहियों का दमन भी इसने किया था। अब विद्रोह है उनका दमन, फिरोज शाह के शासनकाल में प्रथम विद्रोह गुजरात गुजरात के राज्यपाल शमसुद्दीन दामगनी ने किया था। यह उनके शासनकाल में किसी उमरा व राज्यपाल, किसी अमीर व राज्यपाल का एकमात्र विद्रोह था। इसको दबना दिया गया था, इसको दबा दिया गया था। और यहाँ पर स्थिति क्या थी, थोड़ा स्थिति समझने की बात कीजिए। गुजरात के अंदर 1376 से लेकर 77, ठीक है। प्रथम राज्यपाल कौन था यहाँ पर, शमसुद्दीन 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 दामगनी ने यहाँ पर विद्रोह किया। यह उनके शासनकाल का प्रथम विद्रोह था, किसी राज्यपाल, और उमरा ने, ये राज्यपाल उमरा ने ये विद्रोह किया है, ये एकमात्र विद्रोह था। 1371 के अंदर 72 में गुजरात पर जो राज्यपाल था वो जफर खां था। जफर खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दरिया खां, जिसका पुत्र था, इसको उपाधि सहित यहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। और 1336 तंत्र में दरिया खां के बाद शमसुद्दीन को, ठीक है, शमसुद्दीन को गुजरात का नया राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और उसी के साथ उसने क्या कर दिया था, इसने एक कर था भाई, महसूल कर, महसूल कर, महसूल कर का रूप था, और महसूल देने से सल्तनत को मना कर दिया, ठीक है। और अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र करना के बारे में सोचने लगा। तो इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, सेना को यहाँ पर भेजा गया, और मलिक मुर्वक को यहाँ पर उपाधि देकर नया राज्यपाल बनाया गया। नया राज्यपाल यहाँ पर कौन बनाया विद्रोह के बाद, मलिक मुर्फरफ मुर्रफ को यहाँ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। Revolution and their separation. And the first revelation of the region of Firoz Shah Tughlaq was done by Shamsuddin Damgani, the governor of Gujarat. It was the only revelation of any Umara and governor during his reign. क्लियर है। देखो 1371 72 में यहाँ पर कौन थे, जफर खां था। जफर खां की हो जाती है मृत्यु, उसके बाद कौन बना, दरिया खां। दरिया खां कौन है, जफर खां का बेटा। उसके बाद यहाँ पर 1376 में कौन बना, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन ने क्या किया, महसूल कर देने से मना कर दिया, और महसूल कर सल्तनत कर तो नहीं गया, सल्तनत के पास नहीं गया, तो उसने क्या किया, वहां पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण के बाद वहां पर उसको दमन कर दिया। और मलिक मुफर्रर
मुर्रफ, अरे हाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मुर्रफ को यहाँ का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। अब फिरोज शाह तुगलक की हो जाएगी मृत्यु भाई। फिरोज शाह तुगलक किस में है, उत्तराधिकारी की कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि 90 साल की आयु है। 90 साल की आयु में जब वो दुर्बल हो चुका था, तो उसने अपने, एक बेटा था फिरोज ने, अपने बड़े बेटे को, पुत्र फतेह खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन 1374 के अंदर उसकी हो जाती है मृत्यु, और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसे दुखी होकर वो भी परेशान होता रहता है। और अपने दूसरे पुत्र जफर खां की मृत्यु भी उसके, फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी। तो इसलिए वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाया था। ठीक है। उसके बाद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज ने फतेह खां के बेटे तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। देखो, अंतिम समय फिरोज शाह तुगलक का। 90 वर्ष की आयु है। पहले उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया, फतेह खां को। जुलाई 1374 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद किसे नियुक्त किया, जफर खां के। और जफर खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही हो चुकी थी। एफटी के शासनकाल में ही हो चुकी थी। तो फतेह खां का बेटा है तुगलक शाह। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 21 सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक अंतिम सांस लेता है। यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। अब जो शासक आएंगे, अब प्रवर्ती शासक आएंगे। प्रवर्ती यानी 1388 से लेकर 1412 तक के जो शासक होंगे, उन्हें हम प्रवर्ती मुगल शासकों में, तुगलक शासकों में रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक साद्वितीय, ये आएगा। अबू बकर आएगा। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इनके बारे में सिर्फ इतनी कि आपको डेट लिखवा देता हूँ, जो डेट से अगर क्वेश्चन ना बन जाए, अदरवाइज इनसे क्वेश्चन बनने की कम ही चांस होते हैं। देखो, गयासुद्दीन तुगलक शाह, सेकंड है भैया, ठीक है। ये रहा था 1388 से लेकर 89 तक। ठीक है। मैं 1388 से लेकर 1412 तक का समय आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद आएंगे अबू बकर शाह, 1389 से लेकर 90 तक। ठीक है। फिर आएंगे सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। ये रहेंगे 1390 से लेकर
कैसे? अरे फिर आप घबरा क्यों रहे हो? इनको एमसीक्यू के थ्रू जब कराऊंगा तो हो जाएगा वो। प्रवृत्ति शासकों में से क्वेश्चन आया हुआ। हुमायूं, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, वो मुगल शासक है भाई। ये तुगलक प्रवृत्ति शासक है और वो मुगल प्रवृत्ति शासकों में से होगा। कंफ्यूज मत होइए। दो चीजें होती हैं आपके पास। एक तो तुगलक प्रवृत्ति शासक, जिनको 1388 से लेकर, यहाँ पर गलत लिखा गया, 1388 से लेकर 1412 तक पढ़ते। एक आते हैं यहाँ पे मुगल शासक। औरंगजेब के बाद जितने प्रवृत्ति मुगल शासकों में, 1857 की जो क्रांति होती है, बहादुर शाह जफर के बाद भी प्रवृत्ति शासक हम पढ़ते हैं। जिसे बहादुर शाह जफर है ना, वो प्रवृत्ति शासकों में से ही पढ़ा जाता है एक बार। ठीक है, तो आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, सब करवाया जाएगा। 1390 से लेकर 1394 तक का समय रहा था। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। सिकंदर शाह 1394 में। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद, सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह नाम से शासक बना था। लो भाई, करवा दिया। मात्र 1 महीने 16 दिन रहा था भाई। मात्र इसका जो शासन था, 1 महीना 16 दिन तक रहा था। ठीक है, अब तो चंपा। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद, ये किसका बेटा है? सुल्तान मोहम्मद का बेटा है। तो इसने शासन किया 1394 में, 1 महीने 16 दिन। यही क्वेश्चन था ना प्रवर्ती शासकों में। ठीक है, घबराइए मत, हर चीज हो जाएगी। नसीरुद्दीन महमूद भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद है, ये महमूद है। ये 1394 से लेकर 1412 तक रहेगा। 1394 से लेकर 1412 तक ये शासन पर रहेगा। ये क्या है? अंतिम शासक है। ठीक है, और ये सिकंदर शाह का भाई है भाई। भाई है इसका, सिकंदर शाह सुल्तान का भाई है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह सुल्तान का भाई है। और सिंहासन पर बैठता है 23 मार्च 1394 को। 23 मार्च, यानी शहीदी दिवस जिस दिन होता है, उस दिन ये गद्दी पर बैठा था, 1394 में। ठीक है, और ये 2 बार गद्दी पर बैठेगा। 1399 से लेकर 1405 तक मुल्क मल्लू इकबाल खां आएंगे। इसकी समय अवधि में दिल्ली पर कई प्रकार के अधीन हो जाते हैं। जैसे किसके अधीन हो गई थी? मल्लू इकबाल खां के बीच में अधीन हो गई थी। बीच में एक शासक आएगा अलग। ठीक है, ये क्या करेगा? तुगलक वंश का नहीं है। ठीक है, बीच में एक शासन आएगा, मल्लू इकबाल। ये 1399 से लेकर 1405 तक शासन करेगा। उसके बाद भाई 1405 से लेकर फिर 1412 तक इसका शासन रहेगा।
और 1412 में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की कैथल में मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु हुई थी भाई इसकी? कैथल में मृत्यु हो जाती है। अब अगर आपसे पूछे कि कैथल के अंदर कितने शासकों की मृत्यु है, बिल्कुल कैथल में मृत्यु हो जाती है इसकी, और 18 वर्ष तक ये इन्होंने साधारण रूप से शासन किया था। अब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद क्या होता है, दौलत खान लोधी क्या कर लेता है, दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, कहता है कि मैं यहाँ का शासक हूँ। लेकिन होता क्या है कि खिजर खां इसको हराकर हिसार भेज देता है। कहां पर भेज देता है? हिसार भेज देता है, और स्वयं दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश की, सैयद वंश की नींव रख देता है। ठीक है। 1412 में, अक्टूबर 1412, अक्टूबर 1412 में देखो एक कॉन्सिडेंस देखो, रजिया सुल्तान की भी मृत्यु अक्टूबर में हुई थी और इसकी मृत्यु भी अक्टूबर में हुई है। ठीक है। गैसुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, 1388 से लेकर 1389। अबू बकर शाह 1389 से लेकर 1390। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसका पूरा नाम, शासन किया था उस नाम से, 1 महीने 16 दिन शासन किया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद का पुत्र है। फिर उसके बाद शासक बना नसीरुद्दीन महमूद। अंतिम तुर्की शासक भी है भैया, अंतिम तुर्की शासक भी है भारत के अंदर। ठीक है। और 23 मार्च को 1394 गद्दी पर बैठता है। फिर 1405 से 1394 से लेकर 1399 से लेकर 1405 तक बीच में एक मलुक इकबाल शासन करता है थोड़े समय तक। ठीक है। उसके बाद फिर 1405 से लेकर 1412 तक ये शासन करेगा। अक्टूबर 1412 में कैथल के अंदर नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद दौलत खान लोधी अमीरों की सहायता से शासक माना जाता है, शासक मानकर उसको बिठा देते हैं गद्दी पर। लेकिन खिजर खां उसे यहाँ से भगा देता है और भाग कर वह हिसार चला जाता है। उसको हिसार की इख्तियारी दे देते हैं फिरोज शाह, उसे हिसार फिरोजा उसको भेज दिया जाता है। और इसी साथ खिजर खां भारत के अंदर एक नए सैयद वंश की स्थापना कर देता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चले, चलो भाई। अब आपका सैयद वंश आ जाता है। कौन सा वंश? सैयद वंश। खिजर खां यहाँ पर रिपीट कर देंगे, क्यों घबरा रहे हो? लो। हम्म, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिजर खां। सैयद वंश कब से कब तक रहा था भाई? ये 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? दौलत खान लोधी बैठ गया, अमीरों की सहायता से। लेकिन खिजर खान ने क्या किया? इसे भगा दिया। कहाँ? हिसार। ठीक है। और खिजर खान स्वयं गद्दी पर बैठा और 1414 को एक नए राजवंश की स्थापना की। इसका नाम था सैयद राजवंश। सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है। खिलजियों के बाद अगर सबसे कम कार्यकाल किसी का है तो सैयद वंशों का दिल्ली सल्तनत में 37 वर्ष।
अब देखो, सैयद वंश था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां को माना जाता है। 6 जून 1414 में सिरी में सुल्तान मोहम्मद के महल में सिंहासन ग्रहण किया था, यानी गद्दी पर बैठा था। दिल्ली के नागरिकों को, जिन्हें अराजकता की स्थिति में बहुत संकट कष्ट भोगना पड़ा था, सद्भावना व सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। यानी इसने दिल्ली की जो जनता थी उससे अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अनेक प्रयास किए। ठीक है। और सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज बताते थे। किसका वंशज बताते हैं स्वयं को? पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते हैं स्वयं को। सैयद वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत तारीख मुबारक शाही है। ठीक है। और एक पुस्तक और है, दरार ए जज्बात। इसे खिजर खां की वसीयत कहा जाता है। क्या है भाई? ये खिजर खां की वसीयत इसे कहा जाता है। वसीयत है। ठीक है। दरार ए जज्बात। खिजर खां ने यहाँ पर शासन किया स्वतंत्र रूप से, लेकिन अधीनस्थ भी रहा। किसके? इसके समय भाई, किसके समय? तैमूर लंग का वंशज था। और तैमूर लंग ने से एक उपाधि दी थी। कौन सी? रैयत ए आला। रैयत ए आला किसको उपाधि दी थी? और इसने यही उपाधि रखकर शासन किया। और ना तो अपने नाम का खुतबा बढ़वाया, ना अपने नाम के सिक्के जारी किए। ये कहता है कि तैमूरों का मैं महा राज्यपाल हूँ। ठीक है। और तैमूर लंग के चौथे बेटे शाहरुख नियमित रूप से वार्षिक कर भेजा करता था। ठीक है। तैमूर के चौथे बेटे शाहरुख, मिर्जा शाहरुख को क्या करता था? वार्षिक कर के रूप में वहां पर वार्षिक कर भेजा करता था। शाहरुख के नाम से ही खुतबा पढ़वाएगा, शाहरुख के नाम से ही सिक्के चलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। खिजर खां के बारे में ज्यादा नहीं है, खिजर खां बस थोड़ा सा है। इतने में खिजर खां कंप्लीट हो जाएगा। और जब अगली जो क्लास होगी हमारी, वो मुबारक शासी में शुरू करूंगा। ज्यादा नहीं है इसके बारे में। ठीक है। कुछ 1419 के अंदर, 1419-20 में एक छोटा सा अभियान होगा। सारंग खां लाहौर के अंदर, मुल्तान, दीपालपुर, ये वहां का राज्यपाल था। और इसकी क्या था, लोगों के अंदर ज्यादा प्रसन्न था, तो पसंद था। तो माना जाता है कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो इसको मारकर चला गया था, लेकिन लोगों ने कहा था कि जो सारंग खां है, सारंग खां वापस आ गया, वापस आ गया। तो ये क्या करता है, वहां पर सेना भेजता है और सेना के जो विद्रोह था वहां पर उसको दबा देता है। और दौलत खान लोधी को वहां का क्या करता है, राज्यपाल नियुक्त कर देता है। बस ये चीजें। ठीक है। देखो, समय क्या है, 1419-20। एक बार सैयद वंश के जो खिजर खां है, 1414 से लेकर 1420 तक का इसका समय रहेगा। ठीक है। 1421। ठीक है, 1421 में मृत्यु हुई। 1414 से लेकर 1421 तक का इसका समय रहेगा। ठीक है। तो इसका समय रहा 1419 से 1420 में। एक बजवारा
बजवारा में ढोंगी व्यक्ति ने स्वयं को सारंग खा कहा कि मैं कौन हूं? सारंग खां हूं। ठीक है, क्या कहा कि मैं सारंग खां हूं। सारंग खां क्या है? ये विद्रोह कर देता है। वो व्यक्ति क्या करता है? विद्रोह कर देता है सारंग खां होने के नाते। और तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उसमें सारंग खां मुल्तान व दीपालपुर इक्तेदार था। ठीक है, कहा जाता है कि ये इसको मारकर चला गया था, मध्य एशिया ले गया था और उसको वहां पर मार दिया था। खिजर खां के बीच अब कोई मित्रता संबंध नहीं बचे थे। ठीक है, तो जानबूझकर वहां पर कोई एक व्यक्ति को वहां पर स्थापित किया गया जिसने स्वयं को सारंग खां कहा। और वहां के जो नियुक्त नए इसका दमन करके मलिक शाह सुल्तान मलिक शाह लोदी सरहिंद में नियुक्त किया गया और इसे दमन की आज्ञा दी गई कि आप इसका दमन कर दो। जो ढोंगी सारंग है ये भागकर लाहौर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? देखो, 1419-20 का समय है। बंजवारा में एक ढोंगी एक व्यक्ति, इसको छोड़ दो आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप सिर्फ ये देखो कि सारंग खां एक व्यक्ति था। तो सारंग खां क्या था? दीपालपुर और मुल्तान का इक्तेदार था। ये लोगों के अंदर प्रचलित इतना प्रसिद्ध था कि लोगों ने इसकी मृत्यु के बाद भी अपने आप को क्या कहा था कि वो वापिस आ गया है। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था तो यह उसको मध्य एशिया लेकर ले जाता है और वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है मध्य एशिया के अंदर। ठीक है, तो जनता ने जानबूझकर कहा था कि ये सारंग है खसारंग है, क्योंकि वो खिजर खां के अधीन नहीं जाना चाहते थे। लेकिन खिजर खां ने सारंग का दमन करने के लिए एक व्यक्ति भेजा था, मलिक सुल्तान शाह लोदी को वहां पर भेजा था। और वो यहाँ से भागकर सारंग का चला जाता है, लाहौर चला जाता है। उसका जो यहाँ पर विद्रोह था उसका दमन हो जाता है, शांत हो जाता है। इन्हीं कष्टों के चलते हुए 20 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? खिजर खां की मृत्यु हो जाती है। क्लियर अभी? तो आई होप कि क्लास को आपके समझ में आ रही है। ठीक है, और आपको ये चीजें अच्छी लग रही होगी, क्योंकि देखो 1414 में जब इस गद्दी पर बैठेगा तो लड़ाई ही करता रहेगा, अभियान करते रहेगा, छोटे मोटे अभियान इसके चलते रहेंगे पूरा जीवन। जैसे कटेर, बदायूं, इटावा, ग्वालियर,
पटियाली, बयाना, कंपिल, इनके ऊपर सांदौर, नागौर, मेवात, अन्य क्षेत्रों के ऊपर अशांति फैल जाती है और अशांति फैलने के बाद ये इनको दबाता ही चलता रहता है। विद्रोह दबा दिया, कभी इस विद्रोह को दबाने के लिए चला गया, कभी इस विद्रोह को। तो छोटा सा जीवन है इसका, षड्यंत्रों के चलते हुए इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सैयद सैयद वंश हमारा शुरू हो चुका है। कोशिश करते हैं शाम की क्लास को उसको समाप्त करने की, कि सैयद वंश अगर शाम तक की हमारी क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो कल हम लोधी वंश को समाप्त कर देंगे, और लोधी वंश को समाप्त करते ही मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है हमें उतनी जल्दी कवर करना है इसको, और लोधी वंश को समाप्त करते ही हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। या उसमें मैं भक्ति मूवमेंट करवाऊँ या सूरी, या सूरी तो नहीं करेंगे क्योंकि सूरी तो हम मुगल के बाद ही स्टार्ट करेंगे सूर्यवंश को। भक्ति मूवमेंट उसमें हो सकते हैं, और सूफीज उसके अंदर हो सकते हैं, आपका विजयनगर साम्राज्य उसका हो सकता है। ठीक है, तो उनमें से एक टॉपिक मैं आपके लिए वहां पर करवा दूं, और एक कंप्लीट क्लास इसकी प्रशासन से लेकर आऊंगा, ताकि आपको प्रशासन एक ही जगह पर मिल जाए और आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से। हालांकि प्रशासन हम साथ साथ कर रहे हैं, फिर भी मुझे अगर लगा कि कहीं पर कुछ कमियां हैं तो मैं इसको वो करवा दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वेरी ग्रेट क्लास, थैंक यू अंजलि। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सुमित्रा बहन, थैंक यू। अरे नहीं चंपा, ऐसा कुछ नहीं है बहन, कोई ग्रेट नहीं है। ठीक है।